सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि आप लोग इस चैनल से जो वीडियो मिल रहे हैं, गणित के जो वीडियो मिल रहे हैं, उसको देखकर गणित बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि 10वीं बहुत इम्पॉर्टेंट कक्षा है, तो चाहिए कि आप गणित का पूरा बेसिक समझे रहें। खैर, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 से। अध्याय 2 जो हमारा है, दो चरों का रैखिक समीकरण, उस पर आधारित है। तो इसका प्रश्नावली को हम देखेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन को न लिखते हुए क्वेश्चन जो है बुक से देखूंगा। आप लोग भी मिला सकते हैं। आई थिंक कि मुझे ये आप लोगों को दिख पा रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा है कि तो हम इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं। आपने मिलान कीजिएगा, आपके भी पुस्तक हैं आपके पास। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1 हम देख रहे हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों का समीकरण के निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,939 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे आगे कैसे क्या किया जाए। देखिए, समीकरण, पहले तो ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम ही है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, ये जो है हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कुछ एक चीज़ें आई हैं, वो हमको पता भी है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है चर, तो मेरे ख्याल से चर तो आप जानते होंगे। और यहाँ पर 2 चर जैसे कहा गया है, तो 2 चर का मतलब क्या होता है। अच्छा, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें कि चर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 2, 5, -3 या कोई सी भी संख्या 101, ऐसा कोई भी संख्या है, तो क्या इनका वैल्यू जहाँ पर मतलब पूरी दुनिया में इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2 ही पढ़ा जाएगा। इसको 5, इसको -3, इसको 101। यदि हम इसको 5वीं वाले बच्चे से भी बोलेंगे तो वो वही संख्या बोलेंगे जो ये दिख रहा है। वैसे ही यदि हम 12वीं वाले को बोलेंगे तो वो भी वही संख्या बोलेंगे जो ये दिख रहा है। मतलब ये है कि इनका जो मान है कहीं पर भी नहीं बदलता। लेकिन आपने बहुत सारे समीकरण हल किया होगा तो देखे होंगे कि कहीं पर x हमने लिया है, कहीं पर y, कहीं पर a, कहीं पर m, ऐसा कुछ भी, तो इनके मान हमने निकाले हैं। तो किसी प्रश्न में इसका मान 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ बराबर मैं निशान बनाता हूँ। यदि हम देखते हैं कहीं कहीं प्रश्नों में x का उत्तर 2 आता है, कहीं पे 3 आता है, कहीं पर 11 आ जाता है, कहीं पर और कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है। वैसे ही y का भी कुछ भी मान आ सकता है, a का कुछ भी मान आ सकता है, m का भी कुछ भी मान आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हमको संकेत के रूप में यदि किसी चीज़ को, किसी संख्या को, किसी वस्तु को दर्शाना हो तो हम अक्षरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन अक्षरों का कोई निश्चित मान नहीं होता। जैसा प्रश्न हल किया जाता है तो इनके मान या इसके उत्तर हमको प्राप्त होते हैं। तो मतलब इनका क्या है, एक निश्चित मान नहीं है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनका मान बदल सकता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। प्रश्न के अनुसार इनके उत्तर कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे अक्षर, ऐसे संकेत जिनका मान प्रश्नों के अनुसार या प्रश्नों की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उनको कहा जाता है चर। और ये क्या है, अचर है। क्यों? क्योंकि इनका मान प्रत्येक प्रश्न में यदि 5 लिखा है तो वैल्यू 5 ही माना जाएगा, -3 लिखा है तो -3 ही माना जाएगा। ये कोई भी संख्या है, वो कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में, किसी भी गणित में लिखा हो तो उसका मान, आंकिक मान उतना ही होता है, वो बदल नहीं सकता। लेकिन इनके मान प्रश्नों के अनुसार बदल सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऐसे अक्षरों को चर कहा जाता है। और ऐसे संख्याओं को क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिसमें 2 चरों का उपयोग हो। ठीक है, आप समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न
जिनमें दो चरों का उपयोग हो उनको कहा जाता है दो चरों का रैखिक समीकरण। अच्छा, ये रैखिक का मतलब भी हम अभी बताएंगे, ये रैखिक क्या होता है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हमने अभी समझा कि दो चर, तो दो चर जैसे हो सकते हैं किसी प्रश्न में a प्लस बी ऐसा कुछ आ सकता है, a माइनस बी आ सकता है, x और y भी आ सकते हैं प्लस या माइनस के रूप में। तो इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा चरों को जब लेंगे तो उनको कहा जाएगा दो चरों का समीकरण। ठीक है, लेकिन रैखिक समीकरण क्या होता है, हाँ इसको हम समझेंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न में अधिकतम घात, जैसे कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपने 8वीं में सूत्र भी देखे होंगे इस प्रकार से। तो ऐसा जब हमने लिखा तो इसके घात क्या हो गए, 2। यहाँ पर घात क्या है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यहाँ पर घात है 2। तो जब किसी भी प्रश्न में जो हमारे पास चर होते हैं उनके घात एक हों, मतलब एक से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनको कहा जाता है रैखिक। मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा कि अभी आपने बहुपद देखा होगा तो बहुपद में बहुत सारे घात होते हैं, लेकिन वहाँ पर 9वीं में आपके एक प्रश्न रहा होगा कि एक पदी, द्विपदी, रैखिक या वर्ग समीकरण को पहचानिए। तो वहाँ पर आपने समझा होगा, वहाँ पर आपने समझा होगा कि जिनके घात एक होते हैं, मतलब दो अक्षर होंगे अलग अलग, इसका घात एक हो गया, इसका घात एक हो गया। इस प्रकार से जब हम लेते हैं दो पद में दो अलग अलग चरों को, तो ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमको अभी ध्यान नहीं देना है, ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम सोचते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। लेकिन अच्छा, ये क्या समीकरण है, नहीं, अभी समीकरण नहीं हुआ है। समीकरण क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी समीकरण में हमको बराबर का उपयोग करना होता है। मतलब जैसे कि इसको हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा a माइनस बी बराबर, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है या जीरो भी हो सकता है, मतलब 2 a माइनस बी इक्वल टू 2 या फिर a ऋण b बराबर 2। तो अब ये क्या है, समीकरण का सही रूप हुआ कि किसी एक चर में किसी दूसरे चर को घटाने से उत्तर एक अचर प्राप्त होता है या चर प्राप्त होता है, जैसा भी प्रश्न रहेगा उसके अनुसार। तो a ऋण b बराबर 2, मतलब क्या है कि एक पक्ष में इन दोनों को रखेंगे और एक पक्ष में 2 रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने क्या निशान का उपयोग किया है, बराबर। तो अब ये क्या हुआ, समीकरण हुआ, मतलब दो चर होंगे। अच्छा, ये एक साइड भी हो सकते हैं, अलग अलग साइड भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है a इक्वल टू 2 प्लस b भी हो सकता है, मतलब दोनों चर एक ही पक्ष में हो, जरूरी नहीं है। इधर एक चर हो सकता है, इधर भी एक चर हो सकता है, बाद में हम जमाने के लिए उनको पक्षांतर करके इधर ला सकते हैं। खैर, जब समीकरण हल करेंगे तो उस समय इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी हमको क्या देखना था, केवल दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है उसको। तो हम समझ गए होंगे कि दो चरों का रैखिक समीकरण में दो चर होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, एम पी हो सकते हैं, मतलब कोई भी अक्षर हो सकते हैं, और उसको बीच में प्लस माइनस या गुणा या भाग के रूप में लिखेंगे, और बराबर के दूसरी ओर भी कुछ और हिस्से उसके होंगे, जिसमें अधिकतर क्या होता है, अचर का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी अचर और चर भी साथ में लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी प्रश्न को लिखते हैं तो ये हो जाता है दो चरों का रैखिक समीकरण। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आप क्या है कि इस वीडियो को फिर से पीछे जाके देखिए, शुरू से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 जो हमने पढ़ा था। एक विद्यालय, आप मिला सकते हैं फिर से कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये 3900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इसके लिए हमको क्या बनाने के लिए कहा गया है, समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि दो चरों का समीकरण हम बनाएं, और यहाँ पर चूंकि प्रश्न के दो हिस्से दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दो समीकरण बनेंगे। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्रिकेट कोच ने जो 3 बल्ले और 6 गेंद दिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा आप शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, माना कि हमारे पास जो बल्ला है उसको हमने मान लिया x है, और
जो गेंदे हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, y है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x और y ही माने, आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। जैसे बल्ला को आप बैट b मान सकते हैं, गेंद को g मान सकते हैं। x और y की जगह पर आप जैसा भी आपको उचित लगे, जो आपको रिमेंबर हो सके, जो आप समझ सकें, ऐसे कोई भी अक्षर मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं कि आप x और y ही माने। ठीक है, पुस्तक में दिया रहता है, प्रश्न में दिया रहता है, तो उस पर जाने की आवश्यकता नहीं। कई बार प्रश्न मन में आता होगा कि हम x ही क्यों मानते हैं, y ही क्यों मानते हैं, तो बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें जो भी अक्षर मान सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि प्रश्न आपका हल होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये केवल संकेताक्षर हैं, आप संकेत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, माना कि बल्ला x है और गेंद y है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, हम x और y की जगह पर हम ऐसा करते हैं, बल्ला को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, और गेंद को हमने मान लिया g। ठीक है, अब इसको हम समीकरण के रूप में आगे हल करेंगे। तो समीकरण का प्रश्न का पहला हिस्सा क्या कहता है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे। चलिए, तो हमारे पास 3 बल्ला मतलब पहला कंडीशन है ना, ये पहले प्रश्न का पहला कंडीशन कि 3 बल्ला और 6 गेंदे दोनों को मिलाकर खरीदते हैं तो कितना रुपया आता है, 3,900 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का पहला हिस्सा हमारा हो गया रेडी। ठीक है, दूसरे हिस्से में क्या कहा गया है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे। अब क्या है, दूसरा कंडीशन कहा गया है 1 बल्ला, तो हम केवल बल्ला लिख देते हैं, सामने 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस कितनी, 2 गेंदे। तो यहाँ पर हो गया 2 गेंदे बराबर कितने में आ रहा है, 1,300 रुपये में। तो ये हमारे पहले प्रश्न के लिए 2 समीकरण रेडी हो जाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर x और y आप ले सकते हैं, तो यहाँ 3x धन 6y हो जाता है, और यहाँ पर x धन 2y बराबर 1,300 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समीकरण बनाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी में से दूसरा प्रश्न देखेंगे। 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। 2 संख्याएं हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या, आप जो चाहो ले सकते हो, चलो इसको हम एक्स वाई से ही बना देते हैं। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हमने क्या माना, क्या ले लें बताइए, y। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, प्रश्नानुसार। ये हमारा शब्द है कि जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार हम जमाएंगे, इसलिए प्रश्नानुसार लिखना है। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार पहला हिस्सा क्या कहता है आपका, 2 संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, इनका जोड़ना क्या हो सकता है, x प्लस y। ठीक है, बराबर क्या कहा गया है, 16 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और दूसरा ही हिस्सा इसमें फिर से क्या कहा गया है, उनका अंतर मतलब इनका घटाना, तो x में से y घटाएंगे कितना आएगा, 8। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न का 2 समीकरण, उसके 2 कथन के अनुसार। क्या कथन है, 2 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो उनका जोड़ना या योग 16 है, और उनका घटाना या अंतर कितना है, 8। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न इसमें दिया है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये था। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आगे इस तीसरे प्रश्न के लिए देखता हूँ। ये तीसरा जो है, तो मान लेते हैं फिर से, माना कि सेब जो है उसको हम एप्पल ए, और अंगूर को हम ग्रेप्स के लिए जी का उपयोग कर लेते हैं। जी है तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर फिर से उस सेंटेंस को पढ़कर
ये जो समीकरण है वो बनाएंगे। तो क्या कहा गया है, 2 किलोग्राम सेब मतलब 2 किलोग्राम एप्पल 2A और 1 किलोग्राम अंगूर, तो उसके लिए हम केवल जी का उपयोग करेंगे। और प्लस क्यों, क्योंकि दोनों को साथ में लिया गया है, ठीक है, और दोनों को साथ में लेकर कितना बना है 160। उसी प्रकार से दूसरा हिस्सा क्या कहा गया है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब हमने लिया, सेब के लिए एप्पल को उपयोग किए हैं ए, तो इसलिए हमने ए लिखा, और 2 किलोग्राम क्या लिया है, ग्रेप्स लिए हैं, अंगूर लिए हैं, तो 2G इक्वल टू 300 यहाँ पर कहा गया है, तो ये हमारा हो गया 300। तो ये जो प्रश्न था, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है 160, तो 2A प्लस जी इक्वल टू 160, और उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब मतलब 4A प्लस 2G इक्वल टू 300। अब फिर से पुस्तक में हो सकता है कि यहाँ x और y का उपयोग किया गया हो, तो यहाँ सेब को x और अंगूर को y माना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x धन y बराबर 160, और यहाँ पर 4x धन 2y बराबर 300। तो आप इसको जैसा भी अक्षर है उसे बना सकते हैं, समीकरण बनने से मतलब है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझने लायक बात यहाँ पर आ जाती है, जो कि इस समीकरण में मैं समझाना चाहूँगा। ये तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2A लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है 2G है, और 150 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 150। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ 2A, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा G, यहाँ से 2 बाहर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 150। ये 2 इस वाले 2 से कट गया, तो हमारे पास ये समीकरण जो होगा ऐसा भी हो सकता है 2A प्लस जी इक्वल टू 150, मतलब 2A धन जी बराबर 150। तो ये जो है इस समीकरण का परिवर्तित रूप ऐसा हो सकता है, और ये सही कंडीशन में है, ये एकदम सही रूप है इसका। इसी रूप में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये तो प्रश्न का है, लेकिन इस प्रश्न को हमने क्या किया है, सरलीकरण किया है। जो भी संख्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि इसकी जगह पर 12 होता या 6 होता, इसकी जगह पर 3 होता, इसकी जगह पर 6 होता, तो हम 3 को बाहर निकालते, यहाँ पर क्या बच जाता, क्योंकि यहाँ 6 होता तो यहाँ पर 2 बचता, यहाँ से 3 बाहर निकल जाता तो यहाँ पर 2A, यहाँ पर जी बचता, और इधर से 3 निकाल देते तो 3 वहाँ से और इस वाले 3 से कट जाता, तो यहाँ क्या बच जाता 100। खैर ये मैं केवल एग्जांपल दे रहा था, बाकी आप इस तरीके से जब समीकरण आएंगे तो उनको सॉर्ट आउट ऐसा कर सकते हैं, छोटा रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न के 3 जो प्रश्न थे समीकरण बनाने के, उसको हमने हल किया और समझने का प्रयास किया। आगे जो प्रश्न है उसको अन्य वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इससे गणित बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।